Welcome back everyone with another day, new chapter. So we are starting with a new chapter, biological classification today. We have already done with living world in previous lecture and we are done with handwritten note short revision, है ना? उसका हमने रिविजन कर लिया लिविंग वर्ल्ड का और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड दिस वीडियो विल बी इन टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड आफ्टर दैट वी विल रिवाइज इट्स नोट्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे। देखो हमने क्या किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, जो लिविंग वर्ल्ड था, लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन करा एक ऑर्गेनिज्म का, उस ऑर्गेनिज्म का हमने नॉमेनक्लेचर भी सीख लिया, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि कैरलस लिनानियस ने दिया था। और अब इस यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन सीखेंगे कि अब ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, मतलब हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमारा कैसे हुआ। दिस विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर दो पार्ट में होगा। आज ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट विल बी टुमारो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं। लिविंग वर्ल्ड, this we are doing now, and then plant kingdom and animal kingdom are the separate chapters, but the part of this chapter only. Okay, let us start now. Okay, biological classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use the organism for our own use for food, shelter and clothing. ये बात लिविंग वर्ल्ड में भी थी। ये ऐसे कहना चाह रही कि जो आपका क्लासिफिकेशन है ना, अभी से शुरू नहीं हुआ है, बहुत टाइम पहले से ही, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की बिगनिंग से ही शुरू हो चुका था। देयर हैव बीन मैनी अटैम्प्ट, हमने बहुत सारे अटैम्प्ट देखे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के। अच्छा, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, दैट क्राइटेरिया वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। मतलब अब हम ऑर्गेनिज्म को हमारे खुद के यूज़ के लिए कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मतलब कोई जो अर्ली मैन थे ना, जो अर्ली ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बींग्स जो थे, वो पहले ऐसे साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया उन्होंने ये देखा कि हम ऑर्गेनिज्म को हमारे खाने के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के तौर पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। ये बात हम कल कर चुके हैं, है ना, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो जब हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, जब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये फर्स्ट सिस्टम था, अर्लीस्ट सिस्टम। देख रहे हो आप लोग, इट इज़ द अर्लीस्ट सिस्टम। ठीक है, कि अर्लीस्ट सिस्टम क्या था कि उन्होंने कहा कि अर्लियर सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक, और उन्होंने कहा कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के आधार पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कहा कुछ नहीं, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिवाइड कर दिया, है ना। चलो, क्लासीफाई कर दिया। अब आगे चलते हैं। सेकेंड सिस्टम आया आर्टिफिशियल सिस्टम। यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा है, दिख रहा नहीं है, आई नो। अब हमारे पास सेकेंड सिस्टम आया आर्टिफिशियल सिस्टम। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, मतलब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट एरिस्टोल ने दिया। किसने दिया? एरिस्टोल ने। क्या दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का। किसने दिया? एरिस्टोल ने दिया। एरिस्टोल सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम हमको याद करते हुए चलना है, क्योंकि साइंटिस्ट आर इम्पॉर्टेंट। एरिस्टोल ने क्या किया, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी का यूज़ किया। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे कि आपके कलर, आपकी फिजिकल, हम ऊपर से, मतलब हम एक्सटर्नल फीचर्स देख करके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के तौर पर सिंपल, मतलब साइंटिफिक बेसिस पर देखा। उससे पहले तो हम सिर्फ देख रहे थे कि ये फूड के काम आ रहा है तो इसको फूड वाली कैटेगरी में क्लासीफाई करो, ये प्रोटेक्शन के काम आ रही है चीज़, इसको प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी में करो। लेकिन साइंटिफिकली एरिस्टोल ने प्लांट्स और एनिमल को कैसे डिवाइड किया? देखो, प्लांट्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, जैसे कि ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, छोटी छोटी पत्तियाँ, और एकदम झाड़ीदार पेड़, और फिर बड़े बड़े पेड़, मतलब झाड़ी, छोटी छोटी हर्ब्स हो गई तो हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इस तरीके से उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया। देखो, प्लांट को उन्होंने ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स की तरह से डिवाइड किया। एनिमल्स को कैसे? 2 ग्रुप में डिवाइड किया उन्होंने। पहला ग्रुप था
इन प्रेजेंस ऑफ मतलब रेड ब्लड होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ RBC। उन्होंने क्या किया, RBC की एब्सेंस एंड प्रेजेंस में चीज़ें देखनी शुरू करी। RBC की एब्सेंस एंड प्रेजेंस में चीज़ें देखनी शुरू करी। देखो जैसे कि जो हमारे एरिस्टोल थे ना, एक सेकेंड, यस, जो एरिस्टोल थे उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने प्लांट का सेक्शन लिया। किसका सेक्शन लिया, प्लांट, डिवीजन करा उन्होंने, एक तो प्लांट का डिवीजन किया और एक एनिमल का डिवीजन किया, है ना। एक तो उन्होंने प्लांट का डिवीजन किया और एक एनिमल का डिवीजन किया। अब प्लांट को उन्होंने किस बेसिस पर डिवाइड किया, अब प्लांट को उन्होंने 2 बेसिस पर डिवाइड किया। पहला, सॉरी 3 बेसिस पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। उन्होंने हैबिटेट देखी प्लांट की, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। और एनिमल्स को उन्होंने किस चीज़ के अकॉर्डिंग किया, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कलर। मतलब ब्लड कलर देखा गया है वहाँ पर कि रेड है कि नहीं है, समझ रहे हो, ब्लड कलर। और आप उसको ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ RBC, मतलब रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस पर किया। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से डिवीजन किया, किसका, प्लांट का और एनिमल का। अब देखो प्लांट को उन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। पहला ट्री में किया, दूसरा हर्ब HERB हर्ब में किया, तीसरा SHURBS शर्ब्स में कर दिया। और जो RBC जो थे, मतलब अगर मान लो किसी एनिमल के पास RBC प्रेजेंट है और एक होगा RBC प्रेजेंट नहीं है, तो अगर किसी के पास RBC प्रेजेंट है तो उसको आप कहते हो, मतलब अगर आपके पास RBC होती है ना, तो दैट टर्म इज नोन एज एनीमिया, ENAIMA, एनीमिया, ई से एनीमिया। और इसको आप क्या कहते हो, अगर आपके पास नहीं है RBC तो आप कहते हो एनीमिया, ANAIMIA। मतलब इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे ई आता है और यहाँ पर ए आता है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने देखी एनिमल्स के अंदर उन्होंने ये 2 चीज़ें देखी, है ना, ये 2 चीज़ें उन्होंने एनिमल्स में देखी। तो हमने क्या सीखा, जो एरिस्टोल थे, उन्होंने 2 चीज़ों में डिवीजन किया, ट्री में, हर्ब में और शर्ब में। ब्लड कलर के फॉर्म में एनिमल्स को देखा उन्होंने, मतलब अगर आपके पास RBC है या फिर नहीं है, इस तरीके से। अब मेरे पास नेक्स्ट सिस्टम आया, नेक्स्ट सिस्टम आया। हम बुक में पढ़ लेंगे बट आई एम एक्सप्लेनिंग द सिस्टम हियर। पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ सिस्टम को। फिर हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम आया, है ना, मतलब 3rd पॉइंट आया। मतलब पहला तो अर्लियर सिस्टम आ गया, सेकेंड आर्टिफिशियल सिस्टम आ गया और 3rd नंबर पे किंगडम सिस्टम आया। किंगडम सिस्टम के अंदर 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया, 2 किंगडम, मतलब 2 किंगडम सिस्टम। जो 2 किंगडम सिस्टम था वो हमको एक जाने माने साइंटिस्ट ने दिया, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में उनके बारे में काफ़ी पढ़ा था। एनी गेसेस? उनका नाम है कैरलस लिनानियस। ओके, CAROLOUS, कैरलस लिनानियस। अब उन्होंने क्या किया, कैरलस लिनानियस ने क्या किया, उन्होंने डिवीजन किया किसके बेसिस पर, उन्होंने डिवीजन किया ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब उन्होंने प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल पर उन्होंने क्या किया, डिवीजन किया। उन्होंने प्लांट को अलग किया, एनिमल को उन्होंने अलग किया, प्लांट में ये देखा कि सेल वॉल होती है, प्लांट में ही तो होती है सेल वॉल प्लांट में ही होती है ना। सेल वॉल जो होती है ना गाइस, वो प्लांट में होती है। तो उन्होंने सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस को देख करके एनिमल्स को और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, क्रीसोफाइट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, यूग्लिना, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया। और एनिमल्स के अंदर
सेल वॉल नहीं होती तो प्रोटोजोआ, एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स सबके सब इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब उन्होंने ये और डिफरेंस देखा कि सेल वॉल किसमें है, प्लांट में, एनिमल में नहीं। दूसरा उन्होंने देखा लोकोमोशन। एनिमल जो होता है ना, एनिमल लोकोमोशन कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोकोमोशन कर रहा है वो एनिमल है, जो लोकोमोशन नहीं कर रहा है वो प्लांट है। फिर उन्होंने देखा फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्लांट है, जो नहीं कर रहा है वो एनिमल है। फिर उन्होंने देखा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी मतलब अगर किसी को दर्द हो रहा है तो एनिमल है, नहीं तो वो प्लांट है। समझ रहे हो, यही बात उन्होंने हमको समझानी चाहिए। तो अब हम एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। Here we were. So Aristotle was earliest to attempt more scientific basis। उन्होंने ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवीजन किया और उन्होंने एनिमल को रेड ब्लड की प्रेजेंस पर देखा। लिनेनियस के टाइम पर क्या हुआ, 2 किंगडम सिस्टम आया, उन्होंने प्लांटे और एनिमली किंगडम दिया एंड इंक्लूडेड, उसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल रखे गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक ये हो गया कि उन्होंने किस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का ध्यान नहीं दिया। काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटेशन आ गई 2 किंगडम सिस्टम के अंदर। ना तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिवीजन किया हुआ, मतलब डिफरेंस पता चला हमको, ना ही हमको प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के बीच में पता चला, और कुछ ऑर्गेनिज्म तो कंट्रोवर्शियल पोजीशन में आ गए। समझ लो, तो ये वाला किंगडम थोड़ा बैठा नहीं। Kingdom was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हो गई कि अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the 2 kingdom classification used for long time was found inadequate। मतलब सही नहीं बैठ रहा था, काफ़ी सारी कमियां निकल रही थी। जैसे कि एक प्लांट होता है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना एनिमल के जैसे उसके पास ना फ्लैजिला भी होता है और सेल वॉल भी नहीं होती, और प्लांट जैसा उसके पास क्या कैरेक्टर है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो देखो, जो कैरलेस लिनेनियस थे ना, उन्होंने ऐसे बोला था कि एनिमल चल सकता है, प्लांट नहीं चल सकता। लेकिन यूग्लिना क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है जो कि प्लांट की प्रॉपर्टी है, और एनिमल जैसा भी कर रहा है, फ्लैजिला भी है और सेल वॉल भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखो, यूग्लिना को प्लांट में रखा गया, एनिमल में क्यों नहीं रखा, ये तो समझ ही नहीं आया, है ना, ये तो समझ ही नहीं आया। दूसरा, स्लाइम मोल्ड दिखता किसकी जैसे है, प्लांट की जैसे, लेकिन हेटेरोटॉपिक है वो, और उसके पास सेल वॉल भी नहीं है। फिर भी स्लाइम मोल्ड को किस में रखा गया, फिर भी प्लांट में रखा गया। क्यों, किसी के पास जवाब है? नहीं है। फिर मेरे पास आया क्लैमिडोमनास के पास एनिमल जैसा फ्लैजिला था, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था, मतलब प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस, पर फिर भी फ्लैजिला भी है तो एनिमल में नहीं रखा, उसको प्लांट में रख दिया। डिफरेंस भी नहीं था, हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, तो ये हमको सही नहीं लगा। Besides cross morphology, a need was also felt for including other characteristics, जैसे कि cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. मतलब हमको ये सारी चीज़ें डालनी थी, हमने सिर्फ अभी तक मॉर्फोलॉजिकली देखी चीज़ों को, अच्छे से नहीं किया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म hence undergone several changes over the time। तो इसलिए टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। Though plant and animal kingdom have been constant under all different systems, the understanding of what group organism can included under 3 kingdom have much changing. The number and nature of other kingdom has also been understood differently by different scientists all over the time। But ये था कि प्लांट तो आएगा ही आएगा, एनिमल तो आएगा ही आएगा, दोनों कांस्टेंट है, लेकिन हमें और भी क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया था अदर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, और धीरे धीरे हमने डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओवर द टाइम अलग अलग तरीके के किंगडम इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अब 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन देखो। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले ना कुछ साइंटिस्ट ने हमको एक्स्ट्रा है ये थोड़ा 3-4 हमको क्लासिफिकेशन दी। देखो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दिया। उन्होंने प्लांट तो था ही, एनिमल तो था ही, उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में हमको जानकारी दी। इधर इस प्रोटिस्टा के अंदर हमने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए, सारे के सारे हमने क्या डाल दिए, यूनिसेलुलर डाल दिए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने किया। उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा और मोनेरा डाल दिया। अब क्या हुआ, एक जगह पर उन्होंने यूक्रेट्स डाल दिया और एक जगह पर उन्होंने प्रोक्रियोट्स डाल दिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि बहुत वेल एक्सेप्टेड है, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा एंड फंजाई। ये सब इधर उन्होंने फंजाई ऐड कर दी लास्ट के अंदर। तो ये सारे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने हमको डिवीजन कर दिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो, यहाँ पर कैरेक्टर्स गिवन है, यहाँ पर 5 किंगडम गिवन है। 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा की सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। सेल टाइप मतलब मोनेरा क्या था, प्रोक्रियोट, तो मोनेरा में प्रोक्रियोट आएंगे, प्रोटिस्टा में यूक्रियोट आएंगे, फंजाई में यूक्रियोट आएंगे, प्लांटे में भी यूक्रियोट्स एंड एनिमेलिया में भी यूक्रियोट्स आएंगे। सेल वॉल की बात करते हैं, यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड की होगी, मतलब नॉन सेल्यूलोजिक हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रेजेंट इन सम मतलब कुछ कुछ लोगों में सेल वॉल होती है, और अगर होती भी है तो किससे बनती है, सेल्यूलोजिक प्लेट्स, सिलिका से बनती है। ओके, फंजाई की बात करें तो यहाँ पर होती है काइटिन, नो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं होता है, काइटिन, सेल वॉल प्रेजेंट विथ काइटिन। फिर प्लांटे की बात करते हैं तो प्लांट में सेल्यूलोज होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो ये हमने इस तरीके से इनको क्लासिफाई कर लिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ही अलग अलग गिवन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट क्योंकि प्रोक्रियोट है, यूक्रियोट्स हैं सारे के सारे, तो यूक्रियोट की क्या फीचर होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर सब में प्रेजेंट है, सिंपल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्यूलर मतलब लूज टिश्यू से बनते हैं। यहाँ पर प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन यूज़ होता है, लेकिन एनिमल में हम ऑर्गन सिस्टम का यूज़ करने लग जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक हो गया पहला, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक भी हो गया, ठीक है, खुद से बना रहा है खुद का खाना, और लेकिन कुछ कुछ केस में दूसरे पर भी डिपेंड है, डेड एंड डिकेन पर भी डिपेंड है। प्रोटिस्टा क्या है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड है, इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं है ये। फिर हमारे पास 3rd नंबर पे फंजाई आता है। फंजाई इज हीट्रोट्रॉपिक, खुद से खुद का खाना नहीं बनाएगा, डेड एंड डिकेन से मैटर से लेता है। फिर हमारे पास ऑटोट्रॉपिक आ जाते हैं प्लांट्स, ये तो सबको ही पता है, और एनिमल्स आर हीट्रोट्रॉपिक। ये हमको टेबल याद करनी है। यहाँ पर पॉइंट है, आर.एच. विटटॉकर, इन्होंने ये हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protesta, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include structure, cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ऐसे हो जाती है कि यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है। देखो, हमको यहाँ पर एक वर्ड गिवन है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब सेल टाइप या फिर सेल वॉल। दूसरा हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया। हमको जो टेबल है वहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा गया है ना, समझ रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने हैं। ओके, गिव्स कंपेरेटिव। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो ऊपर टेबल पे नहीं है कुछ पॉइंट्स, दिस इज़ द कंट्रोवर्सी आई थिंक नाउ। फिर हमारे पास इसके बाद आया 3 डोमेन सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ गया 5 किंगडम्स के बाद? 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम और ऑल्सो नोन एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब
छः किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 के अंदर क्या क्या आ गया? प्लांट, एनिमल, यहाँ पे लिखा है प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई एंड आर्कीबैक्टीरिया। मतलब मोनेरा का ही इन्होंने फर्दर डिवीजन कर दिया। तो द 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain। देखो मोनेरा को 2 डोमेन में ही बांट देता है एंड लीविंग द रिमेनिंग यूक्रियोटिक किंगडम्स, और जितने भी यूक्रियोटिक किंगडम है उसको तीसरे डोमेन में बनाकर रखता है, मतलब वो थर्ड पार्ट होता है। इसी तरीके से ये कैसा क्लासिफिकेशन हो जाता है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाता है। पर हम इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इधर नहीं पढ़ेंगे। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, moss, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants। पहले क्या होता था, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो ये सारे मतलब बैक्टीरिया, बीजीए, फंजाई, मॉस, फर्न्स, ये सब के सब प्लांट्स में आते थे। The character that unified this whole kingdom was all the organism included had cell wall in their cell। ये भी हमने पढ़ लिया था कि इनके लिए हमने क्या कैरेक्टर देखा कि सेल वॉल है इनके सेल के अंदर। This placed together groups with widely different in other characteristics। It brought together prokaryotic bacteria and the blue BGA with other groups which were eukaryotic। तो मतलब ये वही इशू हो गया कि क्या हो रहा था, कुछ यूक्रियोटिक प्रोक्रियोट्स के साथ आ रहे थे, कुछ प्रोक्रियोटिक यूक्रियोट्स के साथ आ रहे थे, कुछ एनिमल वाले फीचर्स प्लांट में आ रहे थे, प्लांट वाले फीचर्स एनिमल्स में आ रहे थे। दोनों मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में दोनों तरीके के फीचर्स दिख रहे थे, पर वो सिर्फ प्लांट में थे या फिर सिर्फ एनिमल में थे, है ना। जैसे कि कैल्मोडोमनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे। इन दोनों को एल्गी में डाल दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट्रोट्रॉपिक एंड, अच्छा ये वही तो है, हीट्रोट्रॉपिक और आपका फंजाई ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में उन्होंने कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया। दो दे आर शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। देखो अभी हमने देखा ना कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, लेकिन जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनके अंदर तो नॉन सेल्यूलोजिक होती है ना, मतलब नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड्स या फिर अमीनो एसिड से बनने वाली होती है। तो बहुत डिफरेंस आ रहा था और हमने उनको गलत गलत क्लासीफाई कर रखा था। जैसे जैसे हमने रिसर्च करी ये बात हमको वैसे वैसे पता चली। In their walls, with the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom। अब हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखे कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है ना, और यूक्रियोट है और वो हीटरोट्रॉफिक है, मतलब सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक है। फिर हमने फंजाई को नया किंगडम में डाला, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड, जितने भी प्रोक्रियोटिक थे उनको हमने मोनेरा में डाला। एंड यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर कैल्मोडोमनास कोलेरा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कैल्मोडोमनास एंड कोलेरा आ गया। अर्लियर इन दोनों को हम पहले प्लांट में डालते थे क्योंकि इन दोनों के पास सेल वॉल थी। विद पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा जो कि पहले एनिमल किंगडम में डाले गए थे, जिनके सेल मतलब दे लैक सेल वॉल। देख रहे हो, अब हमको इनको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से निकाल करके इनके लिए अलग किंगडम में डालना पड़ा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इस तरीके से। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। ओके, दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज चेंज, क्योंकि हमने क्राइटेरिया बदल लिया क्लासिफिकेशन का। This kind of change will take place in future to depending on improvement in our understanding of character and evolutionary relationship। तो ये हमेशा ही फ्यूचर तक चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम evolutionary relationship, ancestral relationship को देखेंगे। Over time an attempt has been made to evolve classification system with reflects। अब हम धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं, हम सिर्फ ना तो मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, हम फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ ये सब ही नहीं, हम जेनेटिक भी देख रहे हैं, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक कर रहे हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द विटटॉकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, उनको हम 3 and 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आर ऑल्सो नोन एज यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स, और इनके सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया।
प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? देखो, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ना ही न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है। इनके पास कौन सा वाला राइबोसोम होता है? 70S वाला राइबोसोम होता है इनके पास। कौन सा वाला? 70S वाला। इनके पास हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए को बाइंड कर रहा होता है, वो भी नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता। साइक्लोसिस नहीं होता। साइक्लोसिस मतलब साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर नहीं होते। मूवमेंट ऑफ प्लाज्मेंट, नो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का कोई मूवमेंट नहीं होता। इस तरीके के फीचर्स रखने वाले को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अपने आसपास कितने बैक्टीरिया हैं पता ही नहीं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब बहुत ही गंभीर सिचुएशन में भी वो रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट। ऐसी सिचुएशन में हम सोच भी नहीं सकते। स्नो, बहुत गहरे समुद्र में, वेरी मतलब लाइफ फॉर्म से बहुत बहुत दूर, हर कहीं रह सकते हैं बैक्टीरिया। मैनी ऑफ देम लिव इन, मतलब कुछ तो अंदर भी रहते हैं या फिर कुछ पैरासाइट्स की जैसे भी रहते हैं। मतलब पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर उसका यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। द स्फेरिकल कोकस, मतलब जो कुछ स्फेरिकल दिख रहा था 3D में, कोकस कहा गया उसको। जो रॉड शेप दिख रहा था उसको हमने बेसिलियस कहा गया। जो कॉमा शेप दिख रहा था उसको हमने विब्रियम कहा। और जो स्पाइरल शेप दिख रहा था उसको हमने स्पिरुलम कहा, मतलब शेप के अकॉर्डिंग। तो देखो, कोकी, बेसिली, ये बेसिली की स्पोर, दिस इज स्पिरुला, दिस इज विब्रियो, दिस इज फ्लैजिलम। फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट के काम आता है। ओके। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. ग्रुप के जैसे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, डाइवर्सिटी होती है, बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया एज ओके, सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। दे आर सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं, बट जो एनर्जी मतलब वो रिलीज़ कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि NH3, NO3 नेगेटिव, है ना। मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। मतलब क्या हो रहा है कि प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब अगर वो लाइट की हेल्प से बना रहे हैं खाना, और अगर कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। नाउ अगर हम हीटरोट्रॉप्स की बात करें, सो मतलब कि वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। आर्की बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को हमने फर्दर क्लासीफाई किया आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया मतलब प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, बहुत ही एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। इनकी सेल वॉल किससे बनती है? सूडोम्यूरिन से बनती है। इनकी सेल वॉल किससे बनती है? सूडोम्यूरिन। सूडोम्यूरिन से इनकी सेल वॉल बनती है। सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड भी हो सकती है, मतलब ब्रांच्ड भी होती है। लिपिड मोनोलेयर, इनकी सेल डिफरेंट मेम्ब्रेन भी अलग होती है, ब्रांच्ड होती है। लिपिड की मोनोलेयर होती है, एक ही लेयर होती है। तो आर्की बैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या हुई कि वो एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में रह रहे हैं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. अगर कोई बैक्टीरिया salty areas में रह रहे हैं तो उनको हम हेलोफाइल्स कहोगे। हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं तो थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्शी एरियाज में रह रहे हैं तो मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया differ from other bacteria in having cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. मिथेनोजेंस जो कि
गट में रहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काऊ, है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स कुछ हो गए जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो हम माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, मिथेनोजेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, there are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by presence of rigid cell wall and if motile flagellum. सेल वॉल इनकी कैसी होती है, रिजिड, और अगर चल रहे हैं, मोटाइल मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास फ्लैजिलम है। जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम पहले प्लांट में डाला करते थे क्योंकि इसके पास कौन सी कैपेबिलिटी थी, फोटोसिंथेसिस की। ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, हैव क्लोरोफिल ए similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. The cyanobacteria are unicellular, एक यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल मतलब लंबे दायरे पे अपना डेरा जमा के रखते हैं। फिलामेंटियस है ना, मतलब फिलामेंटियस, फ्रेश वाटर में मिलेंगे या फिर समुद्री पानी में मिलेंगे या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी, लैंड पर रहेगी। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। यहाँ पर ना देखो, एक शीट से सराउंडेड है, दिख रही है आपको पूरी कॉलोनी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। देखो जब भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ होती है ना, तो ऐसे दिखते हैं, मोटे मोटे ब्लूम्स बना के रखते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये लोग फिक्स करते हैं। और इनकी जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है, कौन सी सेल में, हीट्रोसिस्ट में, ये दिख रही है, हीट्रोसिस्ट में ये लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना एग्जाम्पल हैं, ये सारे याद करने हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया और ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये तो अभी मैंने बताया ही था। यूज रिलीज्ड एनर्जी for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, बहुत अच्छी रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। फिर हमारे पास आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, इम्पॉर्टेंट। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, क्योंकि डिकम्पोजर्स है, डेड एंड डिकेन को डिकम्पोज करते हैं, और हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलियस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जो दाल जैसी चीज़ें होती है ना, उसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट, कुछ कुछ थोड़ा हमको नुकसान भी कर देते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, मतलब जो सिट्रस फूड होते हैं ना, उनको घाव दे देते हैं। इस फूड क्या, प्लांट होते हैं। आर वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ फैलाता है, वो इस वाले पोर्शन में लिखी हुई है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। देखो जैसे ये एक है, इसका बीच में से ऐसे बंटवारा हो गया, तो फिजन हो चुका है, इनका टूट चुके हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, कुछ कुछ कंडीशन में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। कभी के बार एक तरीके का सॉर्ट ऑफ मतलब एक तरीके का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, नॉट एक्चुअल, एक तरीके का थोड़ा बहुत प्रिमिटिव DNA ट्रांसफ़र ले लेते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया आ रहा है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल्स और प्लांट में ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा। ये क्या है, पूरी डिटेल किसके बारे में हमने पढ़ ली, माइकोप्लाज्मा के बारे में। नाउ we will talk about kingdom protista. Kingdom protista is unicellular eukaryotes. All single celled eukaryotes are placed under protista. जितने भी single celled prokaryotes हैं उनको हम protista में डालते हैं, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be photosynthetic protestant to the one, biology may be plant to the another.
इन दिस बुक वी विल इंक्लूड, हम इसमें इसके डिवीजन देखेंगे प्रोटिस्टा के, क्रीसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं. द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ये थोड़ी लिंक बना के रखता है, थोड़ा बहुत फंजाई के जैसे, थोड़ा बहुत प्लांट की जैसे और थोड़ा बहुत एनिमल की जैसे. Being eukaryotes, the protista cell body contain well defined nucleus. यूक्रियोट्स हैं तो उनके पास अच्छा न्यूक्लियस होगा और अच्छे मतलब बाउंड्री डिफाइन नहीं होगी, इज नॉट डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन नहीं होगी बट होगी. ओके. एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होता है, सीलिया भी होता है. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, मतलब दोनों तरीके से. असेक्सुअली देखें तो सेल का फ्यूजन हो रहा है, यानी कि एक दो सेल मिल रहे हैं, और या फिर सेक्सुअली मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन भी करते हैं. अब हम सबसे पहले टाइप को पढ़ेंगे, क्रीसोफाइट्स को. क्रीसोफाइट्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस. ओशियंस के क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स, डाई एटम्स होते हैं, या फिर डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी, देखो लिखा है ना, गोल्डन एडमी डेस्मिड्स. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट. फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, समुद्री पानी में भी मिलेगा. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स. वाटर करंट्स पे घूमते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स. दो सेल वॉल होती है ना इस तरीके से, ओवरलैपिंग शेल्स बना लेती है, समझ रहे हो, जो कि सोप का जो बॉक्स होता है ना, ऐसे शेल जैसा, उसमें फिट हो जाए इस तरीके से, ऐसे देख रहे हो, ऐसे शेल जैसा. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. सिलिका से बनती है, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, नहीं तोड़ सकते अपन उसको. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. तो जब मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सेल वॉल उनके हैबिटेट में रह जाती है, जहाँ पर वो रहते हैं. इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके की सेल वॉल इकट्ठी हो जाती है. तो उस जगह को जहाँ पर वैसी सेल वॉल है, उसको हम क्या कहते हैं, डायएटोमिशियस अर्थ. अब वो थोड़ी सी ग्रीटी होती है, ग्रीटी मतलब चिकनी पत्थर जैसी. तो हम उसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, और फिल्ट्रेशन कर लेते हैं ऑयल का, सिरप का, इधर यूज़ कर लेते हैं. डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन. लास्ट वाली लाइन देखिए जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं किसके, ओशियंस के. ठीक है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स. दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन. जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं, मतलब ओशन वाटर में रहते हैं. एंड फोटोसिंथेटिक. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. वो कैसे भी हो सकते हैं, जो उनके सेल का मेन पिगमेंट है उसके आधार पर. द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस. आउटर सर्फेस पे इस तरीके से स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होती है. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. कुछ के पास, मतलब कुछ क्या, मतलब अधिकतर लोगों के पास दो, ऑर्गेनिज्म के पास दो फ्लैजिला है. एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्सल, ऐसे समझ रहे हो. इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में जो फरो है उनके बीच में. तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना, मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, वन स्लाइस लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स. एग्जाम्पल गॉनिकुलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी. मतलब देखो क्या होता है, जब समुद्र दिखते हैं ना, कभी बार लाल कलर का समुद्र दिखता है, तो इस तरीके से वो दिखते हैं. उनके पास एक रेड कलर का वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, है ना. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेज. दूसरे फिशेज को भी वो उड़ा देते हैं, मतलब मार देते हैं. देखो क्योंकि वो ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड इस तरीके से दिखते हैं, इस वजह से. तो देख सकते हो आप, ये यहाँ पर गिवन है ए एंड बी एंड सी, ये सब ठीक है. ये तो हम देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे. यूग्लेनॉइड्स की बात करते हैं. यूग्लेनॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मतलब साफ सुथरे पानी में पाए जाते हैं, या फिर स्टेगनेंट वाटर, मतलब स्थिर पानी में. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. उनके पास दो फ्लैजिला है, एक तो छोटा है और एक बड़ा है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर मान लो सनलाइट है
तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, सनलाइट नहीं है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग है भाई। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लोनाइड्स आर आइडेंटिकल टू द दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मतलब पिगमेंट्स है ना जैसे हायर प्लांट्स के होते हैं ना वैसे वैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक, डेड और डिकेन पर निर्भर होते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेन ट्विग्स एंड लीव engulfing organic material. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो थोड़े देखो ये है ना, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था थोड़े प्लांट लाइक होते हैं, थोड़े एनिमल लाइक होते हैं, थोड़े फंजाई लाइक होते हैं। मैं जब फंजाई पढ़ाऊंगी आप देखोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा फंजाई में मिलता है। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक है, फंजाई भी है। दे द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव इनगल्फिंग, जो इनगल्फिंग मतलब जो उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ किया उनको लीव करते हुए चलते हैं। सूटेबल कंडीशन के अंदर वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं जिसको, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो हो जाता है। अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेंगे जिनके पास स्पोर्स होंगे, और वो स्पोर्स जिनके उनके स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होगी, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी सालों तक रहते हैं। और है ना, स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं? एयर करंट्स, मतलब हवा के थ्रू डिस्पर्जन ऑफ स्पोर्स हो जाता है। अब देखो जो पहले वाला था डाइनोफ्लैजिलेट था ए, ये देखो दिस ए इज डाइनोफ्लैजिलेट, दिस बी इज यूग्लिना, दिस सी इज स्लाइम मोल्ड एंड दिस डी इज पैरामीशियम। ये क्या है? पैरामीशियम है, दिस इज पैरामीशियम। प्रोटोजोन्स में पढ़ेंगे। ऑल प्रोटोजोन्स आर हीटरोट्रॉप्स, मतलब दूसरे प्लांट पर डिपेंड, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। एज अ लाइफ प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स एंड लाइफ प्रेडेटर्स, मतलब पैरासाइट्स की जैसे रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब देख लो ये एनिमल्स की जैसे माने जाते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड, पहला कौन सा है? अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की जब हम बात करते हैं, सो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। अमीबॉइड देखो, अमीबा, तो थोड़ी बहुत अमीबा के फीचर्स आपको मिलेंगे। अमीबा जानते हो ना, ये ऐसे सूडोपोडिया बनाता है जो कि, तो आपको वो फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में भी मिलेगा, या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट एज इन अमीबा। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। सिलिका की शेल्स होती है मरीन फॉर्म्स की, ऐसे एकदम सिलिका से बनी हुई। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा एंड पैरासाइट्स। एग्जाम्पल देखो क्या हो गए? एंट अमीबा एंड पैरासाइट्स आर एग्जाम्पल फॉर दिस amoeboid protozoans. Now the next we have flagellated. Flagellated से मतलब flagella होगा कहीं ना कहीं, तो इतना तुम समझ गए। The member of this group are either free living, या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, या तो खुद से खुद रह रहे हैं या फिर होस्ट की बॉडी पे रह रहे हैं। उनके पास फ्लैजिला है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस, जो अगर मतलब किसी के जो इसका होस्ट होगा उसको डिजीज हो जाएगी, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, या फिर एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा, है ना। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ट्रिप्नोसोमा, मतलब ये एग्जाम्पल है इसका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, जो कि स्लीपिंग सिकनेस फैला देता है। फिर हम बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। दीज आर एक्वेटिक सिलिएटेड। अब सिलिएटेड मतलब सिलिका होंगे ना, इनके पास सीलिया होंगे। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। ऐसे सिलिया कॉम्प्लेट्स बनाते हैं, मतलब इस तरीके से। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, मतलब उनके पास एक माउथ कह सकते हो आप, जो कि सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सिलिया कॉजेज द वाटर लेंडन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट, मतलब इस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो पानी का, जैसे पानी की वजह से पानी का इस तरीके का मूवमेंट होता है कि जो वो खाना होता है ना उनके सीधा जो गलेट है जिसको माउथ कहते हैं उसमें वो एंट्री ले ले। एग्जाम्पल पैरामीशियम, पीछे हमने देखा ही था। फिर आता है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेग इन देयर लाइफ साइकिल, है ना।
मतलब इन्फेक्शियस, ये क्या है, इधर इट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टैग इन देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोजोन्स। द मोस्ट न्यूट्रिसिस इज प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम अभी हमने पीछे स्लाइम मोल्ड्स के अंदर पढ़ा था ना अबाउट दैट प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे स्पोरोजोन्स जो होते हैं ना वो एंडोपेरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? एंडोपेरासाइट्स होते हैं। देयर लाइफ साइकिल मतलब ये लोग स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, है ना, और इनके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है ना, अ डिजीज विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, भयंकर इफेक्ट होता है मलेरिया का। तो स्पोरोजोआ मतलब एक पैरासाइट, प्रोटोजोआ है, समझ लो क्या है? प्रोटोजोआ एक प्रोटोजोआ है, और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सिलिएटेड, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन्स, इस तरीके से हमने पढ़े, जिसमें से स्पोरोजोन्स क्या है? सारे के सारे एंडोस्पेरासाइट्स हैं। हम पूरी लाइफ अपने साइकिल के अंदर ये लोग स्पोर बनाते हैं, स्पोर लाइक स्टेज आती है जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, है ना, जैसे कि प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया कॉज करता है, एंड मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। किंगडम फंजाई से हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो सो यू कैन कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।